नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज एक बार फिर बात हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में भले ही उनके कोई विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व अभी नहीं है, लेकिन विपक्ष की भूमिका अन्य दलों की अपेक्षा बेनीवाल कहीं बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। ये बीते 1.5 सालों में जिस तरीके से वो सड़क पर प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं, जनता की मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। बीते दिनों वो बाड़मेर गए जोजरी नदी के मामले को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई अपने समर्थकों के साथ, एक बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े। उससे अब सवाल ये हो रहा है कि भाई क्या हनुमान बेनीवाल ही इकलौते विपक्ष के नेता हैं राजस्थान में? बाकी के नेता कहाँ हैं? तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति किस और जा रही है, क्या उनका प्लान है, समझेंगे अपने सहयोगी सुमित देवड़ा के साथ। लेकिन उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने जोजरी नदी के लेकर जो आंदोलन किया था और वहाँ पे जिन्होंने बयान दिया था, वो बयान सुनते हैं और फिर बात करेंगे अपने सहयोगी सुमित के साथ। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता क्या हुआ, लेकिन जिस तरह खींवसर के अंदर 13,000 से ज्यादा वोटर बिहार हुए, वो कभी हमने सोचा भी नहीं था। 1,000 2,000 फाइट हो सकती थी। और वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देख रहे हो अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर चल रही है। इंदिरा गांधी को थोड़े समय इमरजेंसी लगा, यहाँ तो 7-8 साल से, पिछले 11 साल के शासन में 7-8 साल के अंदर जो भी बोलता है उसकी ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। और जो व्यक्ति लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करता है उससे दूसरे माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इसमें क्लियर करना चाहिए। चुनाव आयोग की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उससे देख के लग रहा है चुनाव आयोग दबाव के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। निश्चित रूप से वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर जो इंडिया अलायंस आंदोलन कर रहा है, उसमें हम लोग इंडिया अलायंस के आंदोलन के अंदर साथ है। और आगे भी इस तरह के मामले जो भी सरकार के होंगे उसमें हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध। देखिए, अब वो विपक्ष की भूमिका के साथ साथ उन्होंने खींवसर सीट में जो उपचुनाव हुआ वहाँ पर जो हार हुई उसको लेकर भी कहा कि भाई वहाँ भी वोटों की चोरी हुई। तो लगातार वो सड़कों पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एसआई भर्ती हो, जोजरी हो, नर्सिंग कर्मी की मौत का मामला हो। चलिए सीधे चलते हैं सुमित के पास। सुमित, हनुमान बेनीवाल कहा जा रहा है कि भाई किरोड़ी लाल मीणा के नक्शे कदम पर चल निकले। जैसे किरोड़ी लाल मीणा गहलोत के शासन में इकलौते ऐसे नेता थे जो सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते थे। अब वो भूमिका हनुमान बेनीवाल ने अपना ली है। तो 2028 की तैयारी है, क्या कुछ बेनिफिट होगा? क्या हनुमान बेनीवाल का प्लान है? ज़रा समझाएंगे बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए नकारात्मक रिजल्ट रहे, सिर्फ हनुमान बेनीवाल जो है अपनी ही सीट बचा पाए। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल न सिर्फ खींवसर विधानसभा जहां से वे खुद चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि बाकी और क्षेत्रों में जो है लगातार दौरे कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तलाश कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले से ही उन्होंने इस तरह की तैयारी कर ली थी। अलग अलग हम देखते थे कैसे वे सीकर जा रहे हैं, किस तरह से वे झुंझुनू जाकर जो है जहां पर जाट बहुल्य का जो है वोट बैंक सबसे अधिक है, खासकर उन क्षेत्रों में जाकर जो है भाषणबाजी उनकी देखने को मिलती थी और कहते थे कि ज्यादातर सीटों पर वे चुनाव लड़ाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में उनके खाते में जो है उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास में 3 विधायक थे उनके साथ में। तो ऐसे में इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार संख्या बढ़ेगी और संख्या लेकिन इसका जो है सिर्फ हनुमान बेनीवाल अपनी खींवसर विधानसभा की सीट ही बचा पाए। इसके बाद में 2019 का उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वे इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ते हुए सांसद बन गए। तो यह सीट फिर से खाली हो गई। अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उपचुनाव लड़ाया, लेकिन फिर से जो है हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि खींवसर जो है उनका गढ़ मानी जाती है। इसके बाद में यहाँ पर चुनाव हारना एक बड़ी हार थी। कहीं ना कहीं जो है ये बयान जो हमने अभी सुना खींवसर विधानसभा के लिए, उन्होंने कहा कि जो फाइट थी वो बहुत कम वोटों की थी। अगर भाजपा जीत भी जाती तो 2000 वोटों से
फाइट हम देख सकते थे, लेकिन जिस तरह से मार्जिन 13,000 का रहा है, ऐसे में कई तरह के से है जो संशय पैदा होते हैं। लेकिन मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि कहीं न कहीं जो है अब जो विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं बचा है, कोई भी सीट बची नहीं है। ऐसे में अब जब वे अपनी पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं और वे अकेले सांसद है, क्योंकि जिस तरह से अब 2 साल बीत चुके हैं, आगे के 3 साल है और पिछला जो वर्ष होता है वो 1 साल चुनाव का ही रहता है। तो ऐसे में वे अभी से तैयारी में जुटे हैं और कहीं ना कहीं जो है वापिस से वो जो 2018 में जो मजबूती के साथ में तीन सीटें लेके मारवाड़ के क्षेत्र में 3 सीटें वे लेके आए थे, कहीं ना कहीं वो संख्या फिर से या तो उतनी करना चाहेंगे या उससे आगे जरूर जो है हनुमान बेनीवाल बढ़ने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं उनके धरना प्रदर्शन और जो मेहनत वो कर रहे हैं उसमें वो साफ दिखाई देता है। जी अभी बिल्कुल सुमित, एक चीज़ और कि क्या 2028 में अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं? क्योंकि देखिए अब एक बार उन्होंने गठबंधन करके सांसद जरूर बन गए, लेकिन देखिए उपचुनाव में अब उनका आरोप है कि भाई कांग्रेस ने उनको धोखा दिया, क्योंकि कांग्रेस ने खियूसर सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जबकि हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि अगर भाई वो कांग्रेस के साथ 2 सीटों की मांग कर रहे थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने 2 सीटें तो छोड़िए, खियूसर की सीट पर भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिससे उनको नुकसान हुआ। क्या हनुमान बेनीवाल समझौता करेंगे कांग्रेस के साथ, या फिर वो एक गेट खुला रखेंगे बीजेपी के लिए भी कि भाई 28 में हमें कुछ हमारे लिए भी छोड़ा जाए? तो वो कंडीशन तैयार करना चाहते हैं बेनीवाल अभी से कि भाई 2028 में कांग्रेस या बीजेपी से एक नेगोशिएशन जो है वो बनाया जाए। देखिए बिल्कुल, राजनीति में कोई लंबी दोस्ती और लंबी दुश्मनी होती नहीं है। ऐसे में वे पहले भी भाजपा का हिस्सा रह चुके हैं। 2028 में अगर परिस्थिति ऐसी बनती है कि उनके लिए बेनिफिट भाजपा के साथ जाने में होता है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि वे अलायंस करे। लेकिन भाजपा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में क्या अलायंस करेगी, इस पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है और अच्छी जो है उनकी पकड़ है। ऐसे में जब हनुमान बेनीवाल जो है खुद अपनी सारी सीटें विधानसभाओं से खो चुके हैं, तो ऐसे में क्या वे बीजेपी की तरफ जाएंगे और बीजेपी उनकी तरफ आएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। साथ में बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस का उनका अलायंस रहेगा। देखिए जिस तरह से उपचुनाव में जो है कांग्रेस ने खिंवसर विधानसभा सीट पर भी जो है अपना उम्मीदवार उतारा, जबकि उनकी जमानत भी जब्त हो गई, और कहीं ना कहीं जो 12-13 हजार वोट का जो अंतर रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी के बीच में, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होने के कारण भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और उसकी बहुत बड़ी भूमिका देखी जा रही है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में इस बार जिस तरह से 2018 में उन्होंने चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट होकर, ऐसी गलती फिर से अलायंस में जाकर हनुमान बेनीवाल करे, या इसकी उम्मीद कम है। क्योंकि लोकसभा की बात करें जहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार बेनीवाल को मैदान में उतारा, हनुमान बेनीवाल ने कई मंचों पर और पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह बयान दिया है कि हम तो उम्मीदवार बेनीवाल को ऐसे ही दे देते अगर वे मांगते। कहीं ना कहीं लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर के नीचे लड़े, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के तहत लड़े, जबकि हरीश चौधरी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वे आरएलपी का झंडा कहीं ना कहीं पश्चिमी क्षेत्र उनके क्षेत्र में मजबूत नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस से किया और जो है चुनाव लड़ाया। इसी के हाथ जो है हनुमान बेनीवाल की कहने की दिखती है कि किस तरह से उम्मीदवार बेनीवाल को जो है कांग्रेस अपने में शामिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी नाराजगी है वह अभी भी देखने को मिल रही है, और यही कारण था कि उम्मीदवार बेनीवाल के प्रचार में जो है हनुमान बेनीवाल नहीं जाते हुए दिखाई दिए। जी अम्बेश। सुमित, एक चीज़ और देखिए, आप लगातार क्योंकि कवरेज कर रहे हैं, नागौर हो या बाड़मेर उनके दौरे रहे हों, या फिर वो एसआई भर्ती को लेकर जो जयपुर में धरना दे रहे हैं, लगातार आपकी नज़र उस पर रहती है। एक चीज़ समझाएं हमारे दर्शकों को कि देखिए उनके आंदोलन में या उनके साथ संख्या तो बड़ी दिखती है जनता की, लेकिन जब चुनाव आता है
वो वोट बैंक में तब्दीली कम दिखाई देती है अपेक्षा की रैलियों में या सभाओं में जिस तरीके से देखी जाती है। अब देखिए, उनको चाहे जब भी 2 बार वो सांसद बने तो एक बार उनको कांग्रेस का दामन थामना पड़ा, एक बार बीजेपी का दामन थामना पड़ा। जब वो अकेले चुनाव लड़े 2009 में, तब उनको हार का सामना करना पड़ा। 14 में भी उनको हार का सामना करना पड़ा जब वो कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया था, बीजेपी ने किसी और को उतारा था, वो निर्दलीय लड़े तो उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आखिर ऐसी क्या जनता की नाराज़गी वोटों के समय दिखती है कि हनुमान बेनीवाल को, मतलब वो जिस तरीके से मुखर होकर आवाज़ रखते हैं, वो इस चीज़ का एहसास भी कराते हैं कि भाई देखिए, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो आप लोग वोट नहीं देते हैं, वो खुल के कहते हैं। तो ऐसे, मतलब ऐसी क्या वजह हो सकती है हनुमान बेनीवाल के साथ कि वो इतना सब कुछ करते हैं, भीड़ भी दिखती है, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं कर पाते हैं? देखिए, वोट में तब्दील नहीं होना भीड़ की, यह बयान जो है खींवसर के विधानसभा के उपचुनाव में हार के बाद में जो है हनुमान बेनीवाल ने जब अपने आवाज से भाषण दिया था परिणाम आने के बाद में, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि आप लोग नारे लगाते हैं, मेरे साथ में आते हैं, मैं आपके लिए आवाज उठाता हूँ, आपके पास जाता हूँ, लेकिन वोट देते समय आप जो है वोट नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं जो है बात पिछले चुनावों में सही दिखाई दी है। 2008 में उन्होंने भाजपा के बैनर के नीचे चुनाव लड़ा था, विधानसभा का जीत हासिल की थी। 2013 में जरूर निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इसके बाद में 2018 में अपनी पार्टी गठित की तो बीजेपी के साथ में अलायंस किया। 2023 और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है कांग्रेस के बाद गठबंधन किया, लेकिन आज की परिस्थितियां कुछ परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, खासकर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बाद में जब कांग्रेस जब भाजपा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, विधानसभा के चुनाव में उठाया, इसके बाद में भी भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में अनुशंसा कर दी गई। इसके बाद में कांग्रेस को इसके लिए प्रखरता से मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए थी, युवाओं के बीच में जाना चाहिए था, लेकिन वे नहीं गए, बल्कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल जो है लगातार युवाओं के बीच रहे हैं और समय से जो है रहे हैं। इसके बाद में जो है खासकर मारवाड़ क्षेत्र में उनके लगातार धरने देखने को मिल रहे हैं, चाहे वीर तेजा जी के मूर्ति को लेकर हो, विवाह को लेकर हो। हाल में जो है 14 तारीख को सालवा कल्ला में 17 दिन तक ग्रामीण सड़क के जो है सड़क बनाने को लेकर धरने पर बैठे थे, मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब मुख्यमंत्री खुद जो है 14 तारीख को जोधपुर आ गए थे और सालवा कल्ला जो कि जोधपुर में ही है, वहां पे हनुमान बेनीवाल पहुंचे और आधी रात को जो है प्रशासन खुद सामने से पहुंचा और सभी मांगों को माना। कहीं न कहीं ग्रामीणों में आश्वासन हुआ कि जब हनुमान बेनीवाल आए, क्योंकि वे 17 दिनों से धरने पर बैठे थे सड़क पर, उसके बाद में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और हनुमान बेनीवाल आए, कुछ घंटों के बाद में प्रशासन आया। कहीं न कहीं जो है मौका मुख्यमंत्री जोधपुर में थे और हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर कूच करने की बात भी कर दी थी। इसके बाद में दूसरा धरना ये जोजरी नदी के लिए देखने को मिला, क्योंकि जोजरी नदी का मुद्दा सिर्फ जोधपुर का ही नहीं है, बालोतरा का भी है और बाड़मेर तक आती है, बाड़मेर में भी प्रदूषित पानी है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरे मारवाड़ के क्षेत्र को इन धरनों के माध्यम से हनुमान बेनीवाल साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भीड़ वहां पर थी, क्योंकि लोग 50 गांवों के लोग भीड़ है, इसमें भारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं जो है जनता का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इस बार परिस्थितियां चेंज हो और जो वोट बैंक में तब्दील नहीं होता वो जो भीड़ आती है, इस बार जो आवाज हनुमान बेनीवाल ने कई मुद्दों को लेकर उठाई है और विपक्ष की भूमिका जो निभाई है, इस बार माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक आने वाले समय में बढ़े, से जो है वोट में तब्दील हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। अब देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उनको उस तरीके की सफलता नहीं मिली। 3 ही विधायक जीते, 23 में वो फिर लड़े, तब वो इकलौते विधायक रह गए। उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा लड़ा। बहुत संघर्ष ज़रूर किया, लेकिन वो एक जो वो चाहते हैं अपनी पार्टी को जिस स्तर पहुँचाना चाहते हैं, वो क्यों आखिर जनता राजस्थान की उनको वो चीज़ नहीं दे रही है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, क्यों
राजस्थान के लोग हनुमान बेनीवाल के साथ तो दिखते हैं, लेकिन वो वोट बैंक में तब्दील नहीं होती है। बताएं ज़रा, और क्या सजेशन है वो भी साझा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों और खुद हनुमान बेनीवाल तक पहुँचे। और आखिर कहाँ गलतियाँ रह जाती हैं, कौन सी गलती हो जाती है, क्या ज़्यादा बोलना उनको भारी पड़ जाता है, शायद वो उसमें सुधार कर सकें और राजस्थान को एक बेहतर नेता, जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्या उसका असर 2028 में दिखेगा, देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए और खबरों के लिए देखते रहे TV9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।